दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गुरावा। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने अरावली पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया है। आज हम छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद में पूर्व में जो मेघालय या शिलांग का पठार है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी व पश्चिमी घाट पर्वत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी अपना भारत और हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ हमने पढ़ी थी अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? भाई अहमदाबाद के पालनपुर से इस साइड क्या है? दिल्ली, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह से बना ले, दिल्ली रीज तक है, ठीक है। दिल्ली की रायसेन की पहाड़ियां हैं, वहां तक इसका क्या है? विस्तार है। उसके बाद में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यह आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला में विंध्य पर्वत जो है इसके बीच में यहाँ क्या है? ये पठार है, इसके बीच में यहाँ एक पठार है जो विंध्य पर्वत व नर्मदा भ्रंश से अलग होता है। ये हम उत्तर का प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका उत्तरी भाग है। उत्तर में जो स्थित प्रायद्वीपीय भाग उसके अंतर्गत आता है ये आपका। इसके अंतर्गत क्या है? इस साइड का जो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है इसका, ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान के अंतर्गत आता है, और ये इस साइड वाला क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये थोड़ा नक्शे में थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा इस साइड से है, ठीक है। आप देख लेना, ये जो है ये झारखंड के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के सम्मिलित रूप से हम इसको मालवा का पठार बोलते हैं। मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये वाला जो है इसको मेवाड़ का पठार कहते हैं, और ये वाला जो है ये बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो मालवा का पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है इसको बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, और इसको बोलते हैं भाई बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार जो है ये लावा से निर्मित जो चट्टानें हैं उनका बना हुआ है। प्राचीन समय में ये जो भाग है ये मैंने पहले वाला वीडियो में समझाया था, ये अंगारा लैंड में एक भाग था आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा है। तो दक्षिण अफ्रीका से जब ये टूट के अलग हुआ तो यहाँ पे क्या है? एक दरार उत्पन्न हुई, दरारी उद्भेदन हुआ, और दरारी उद्भेदन के कारण जो पृथ्वी के नीचे जो लावा था, तरल अवस्था में जो लावा था वो क्या है? निकल के इस क्षेत्र में फैल गया। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में फैल गया, कुछ इस क्षेत्र में फैल गया, यहाँ पे जो आपका है दक्कन का ट्रैप है उस क्षेत्र में। तो ये जो पठार है इस पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो एक तरह से क्या है? लावा से निर्मित जो चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें, उनसे निर्मित मिट्टी है। मालवा का जो पठार है इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो लावा से ठंडे होने के बाद में जो चट्टानें बनती हैं बेसाल्ट चट्टानें, उन बेसाल्ट चट्टानों पे क्या भी ये बना हुआ है मालवा का पठार।
और बेसाल चट्टानें जो होती हैं इनके टूटने, अपरदन व अपक्षय के कारण क्या बनती है भाई, काली मिट्टी बनती है भाई। ठीक है, कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। तो मालवा का जो पठार है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को क्या है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। ये जो मालवा का पठार है इसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो क्या है, कठोर है, लावा से निर्मित है। तो किस प्रकार की चट्टानें होंगी, कठोर चट्टानें हैं। तो कठोर चट्टानें होने के कारण ये जो मालवा का पठार है इसमें भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल की कमी मिलती है, यहाँ पे भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। मालवा के पठार में जो मुख्य रूप से जो खेती होती है वो क्या है भाई, गेहूं, तिलहन, कपास तथा चना इस क्षेत्र में क्या भी उगाया जाता है। तो ये मालवा के पठार के निर्माण की बात होगी कि लावा से ठंडा होने से जो चट्टानें, बड़ी बेसाल चट्टानें, उनका ये बना हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और काली मिट्टी में क्या है, गेहूं, तिलहन, कपास, चना, ये क्या है, ये फसलें होती हैं। कपास इसमें क्या है, सर्वाधिक मात्रा में होती है काली मिट्टी में। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मालवा के पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये क्या है कि एक तरह से नदियों द्वारा अपरदित कर दिया गया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे समझे कि ये जैसे आपका क्या है, मालवा का पठार है, तो यहाँ पे क्या है, अनेक नदियां बहती हैं, जिन उन नदियों के कारण क्या है, इस क्षेत्र को जगह जगह से काट दिया है, एक तरह से इसको खंडित कर दिया है। जगह जगह से यहाँ पे अनेक प्रकार की नालियां, मतलब जहाँ से नदियां बहती हैं वो नाल, बड़े बड़े नालों का रूप ले लिया है। जैसे यहाँ से ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से इस साइड नदी निकलती है बनास नदी, एक इस साइड से जो नदी निकलती है वो है चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, एक तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है और एक क्या है, यमुना नदी बहती है। ठीक है, यहाँ इसके इस साइड में क्या है, यहाँ गंगा नदी और क्या है, यमुना नदी बहती है, दो नदियां। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है, मालवा पठार की जो प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है। और चंबल नदी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, कौन सी नदी है ये, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी मिलती है। इस नदी में आके चंबल नदी में इस साइड से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उस साइड से एक नदी आती है और ये क्या है, इसमें चंबल में मिल जाती है और इसका नाम है बनास नदी। ये क्या है आपकी बनास नदी है। बनास नदी के बाद में इस साइड से इसमें क्या है, क्षिप्रा नदी मिलती है और उसके बाद में क्या है, काली सिंध मिलती है इसमें। ठीक है, क्षिप्रा व काली सिंध। बेतवा नदी जो है वो सीधी क्या है, यमुना नदी में मिलती है। यहाँ पे बेतवा नदी, बेतवा की सहायक है एक दासन नदी। और उसके बाद में यहाँ अमरकंटक जो पठार है वहां से एक नदी निकलती है इसी क्षेत्र से, और वो भी जाके कहाँ पे मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में। इस तरह से ये जो क्षेत्र है मालवा का पठार, ये अनेक नदियों के द्वारा क्या भी अपरदित कर दिया गया है। इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है, बनास नदी होगी, आपकी चंबल नदी होगी, ये वाली क्या है, चंबल नदी। तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी क्या करती है, अवनाली का अपरदन करती है। चंबल नदी पर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस क्षेत्र में क्या है, अवनाली का अपरदन करती है। मतलब जब भी बरसात का मौसम होता है, जब ये नदियां क्या है उफान पे होती हैं, तब ये क्या है सीधी बहती हैं, एक तरह से सीधे तेज वेग होगा तो क्या है सीधा अपना जल क्या है यमुना में डालती हैं तेज वेग के साथ। जब इसका वेग कम होता है, बरसात का मौसम नहीं होता है, उफान पे नहीं होती हैं, तो ये क्या है इस साइड अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस तरह से क्या है ये इस क्षेत्र में रास्ता बदल लेती हैं। और ये जो इस क्षेत्र में अलग अलग गलियों में बहती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, अवनालिका अपरदन। तो अवनालिका अपरदन जो है वो क्या है,
चंबल नदी करती है आपकी, चंबल नदी। और ये अवनालिका अपर्दन होने के कारण यहाँ की जो भूमि है, मालवा के पठार की जो भूमि है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, ये उत्खात भूमि में बदल गया है। उत्खात भूमि का मतलब उबड़ खाबड़ भूमि, बीहड़ भूमि जिसको बोलते हैं, जो कृषि योग्य नहीं है। तो इस क्षेत्र जो चंबल वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये उत्खात भूमि में बदल गया है। उत्खात भूमि, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि। और यही क्षेत्र क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घाटी, ठीक है, डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। तो चंबल घाटी जो है ये क्या है, डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में अलग अलग जो पठारी भाग है, और क्या है कि जगह जगह से नालियों से एक काट दिया गया है। तो डाकुओं के छुपने के लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह होती थी पहले। तो जो चंबल के डाकू जो फेमस होते थे, वो इसी इलाके में क्या भी अपना आश्रय बनाते थे, शरण लेते थे। कई फिल्मों में देखा भी होगा भी आपने, अचानक से किसी गली से क्या है कोई घोड़ा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जो सीन है वो इसी क्षेत्र में फिल्माए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका चंबल वाला जो क्षेत्र है वो है, और मालवा के पठार के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद में ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। और बुंदेलखंड का पठार जो है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश में है और कुछ मध्य प्रदेश में है। अगर इसका विस्तार पूछे आपसे, मालवा का पठार जो है ये किन राज्य में विस्तार है इसका, तो यहाँ पे क्या भी पश्चिम में ये राजस्थान में है। और उसके बाद में सर्वाधिक जो भाग है, ये वाला जो सर्वाधिक भाग बीच का जो भाग बच गया, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के बाद में ऊपर जो है वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश का भाग हो गया। और मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार, ये झांसी वाला जो क्षेत्र, झांसी ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, इसमें पड़ता है भी आपका ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इस साइड, जिसको हम बोलते हैं शिलांग का पठार, ठीक है। ये आपका क्या है, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के अंतर्गत हमें ये जो इस साइड झारखंड में यहाँ कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं, हमें झारखंड में यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं, और उनको हम बोलते हैं कि राजमहल की पहाड़ियां। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राजमहल की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, तो राजमहल की पहाड़ियां जो है वो क्या है, झारखंड राज्य में है, ठीक है। झारखंड राज्य में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, इसके पूर्व में ये क्या पड़ता है, आपका शिलांग का पठार पड़ता है। झारखंड राज्य में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियों के पूर्व में क्या भी ये आपका शिलांग का पठार है। और शिलांग के पठार के अंतर्गत हम 5 पहाड़ियों को पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियां आती है इसके अंदर, शिलांग के पठार के अंदर 5 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। और 2 पहाड़ियां आती हैं, वो है असम की पहाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या है, आपका असम है, ठीक है। यहाँ से जो क्या है ये वाला आपका असम उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। तो असम के अंतर्गत 2 पहाड़ियां यहाँ हैं, वो असम में आती हैं, और उनका नाम है मिकिर और रेंगमा, ठीक है। ये जो 2 पहाड़ी हैं ये असम में है, मिकिर और रेंगमा। वैसे हमने इसको क्या अभी पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां पढ़ी थी, हमने पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था गारो, खासी, जैंतिया को। लेकिन मैंने उस समय बताया था कि ये जो मेघालय का पठार है या जो शिलांग का पठार है, ये वास्तव में क्या है कि मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे गैप बन गया है ये, ठीक है, ये मैदानी भाग बन गया है। पहले क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ था, और ये यहाँ पे क्या है दरार पड़ गई, ये जो क्षेत्र है ये नीचे धंस गया। और नीचे धंसने के बाद में इस साइड से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और इस साइड से क्या है कि आपकी गंगा नदी आती है, हुगली, एक तो हुगली नदी है, और क्या है गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो आती हैं, और वो अपने साथ जो जलोढ़ लेके आती हैं, जलोढ़ मर्दा लेके आती हैं, उससे क्या है कि ये जो भाग है ये मैदानी भाग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच का जो गैप बनता है ना, ये राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच का जो ये जो गैप है, ये कई बार पूछ लेते हैं भाई इसका नाम क्या है, इसको मालदा गैप, मालदा गैप
या राजमहल गारो गैप, ठीक है, राजमहल गारो गैप कहते हैं। इस साइड राजमहल है और इस साइड क्या है कि गारो पहाड़ी है, तो ये वाला जो गैप है ये राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, मेघालय का पठार या शिलांग का पठार जो है इसकी विशेषताएं ये है भी, ये जो मेघालय का पठार है ये 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये वाली क्या है भी आपकी गारो पहाड़ी है, ये वाली जो है आपकी खासी, और ये क्या है भी आपकी जयंतिया। ये आपकी मिकिर और रेंगमा। तो मिकिर और रेंगमा जो है ये असम के अंतर्गत है। गारो जो पहाड़ियां हैं इसी के ऊपर क्या है भी मेघालय या शिलांग का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, नोकरेक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 1515 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 1500 मीटर ऊंची है। मेघालय का जो पठार है या जो शिलांग का पठार है मेघालय है, इसको क्या है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है मेघालय के पठार को। उसके बाद में जो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कौन सी पठार पे होती है, कौन सी पहाड़ी पे होती है, जो खासी पहाड़ी है ना इसके ऊपर होती है, और वो स्थान कौन सा है चेरापूंजी मासिमराम, ठीक है, चेरापूंजी। और चेरापूंजी में जो जगह है वो कौन सी है मासिमराम, ठीक है। यहाँ पे क्या है भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो भी क्या है शिलांग के पठार के ऊपर है। और मेघालय की जो राजधानी है शिलांग वो भी क्या है इसी पहाड़ी पे है, खासी पहाड़ी जो है इसी पहाड़ी के ऊपर है। तो ये 3 जातियां हैं, जनजातियां प्रमुख यहाँ की गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम की पहाड़ियों का क्या है नाम है। 2 पहाड़ी इसके अंतर्गत असम की आती है, मिकिर और रेंगमा। और ये जो इसकी बात है जो प्रमुख बातें हैं इस एग्जाम की दृष्टि से मेघालय के पठार में। तो ये हो गया भाई आपका पूर्वी जो भाग मैंने बताया था कि पूर्व के अंतर्गत जो पठारी भाग है वो राजमहल की पहाड़ियां और क्या है मेघालय पठार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये आपका विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो उसके बाद में है अपनी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की क्या है उत्तर में मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के उत्तर में क्या है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे तो नोकरेक जो है, नोकरेक ये आपका बायो रिजर्व क्षेत्र भी है, जैव संरक्षित क्षेत्र है नोकरेक। और इसकी ऊंचाई कई किताबों में 1412 भी मिलती है, 1412 मीटर या 1515 दोनों याद रख लेना, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत, इसका विस्तार मध्य प्रदेश व इस साइड क्या है ज्यादातर इसका सारा तो मध्य प्रदेश में ही है। इसका विस्तार कुछ भाग यहाँ पे इसी की रेंज है, जैसे इस साइड गिर पहाड़ी जो है वो और मांडवा पहाड़ी जो है वो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं गिर पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, ठीक है, ये गुजरात में पड़ती है इस साइड पे, इसी का विस्तार है साइड। तो ये जो है आपका विंध्याचल पर्वत है, ये इसकी जो सबसे पहली पहाड़ी है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, और ये क्या है इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। दूसरे वाली जो पहाड़ी है इसको क्या है भांडेर पहाड़ी कहा जाता है। बाड़मेर भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह, ये भांडेर पहाड़ी है आपकी। और उसके बाद में जो है ये वाली जो है ये कैमूर पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, कैमूर। और उसके बाद में यहाँ पे है ये पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी। विंध्य पर्वत जो है इसके दक्षिण में एक ब्रंच घाटी है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या है कि नदी प्रभावित होती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पे क्या है नर्मदा नदी ब्रंच घाटी है विंध्याचल पर्वत के इस साइड। और ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है ये 1050 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है।
इसकी जो लंबाई है वो कितनी है अभी 1050 किलोमीटर है। और विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, इसका नाम है अभी आपका सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर जो है इसको क्या है, गुडविल चोटी भी कहा जाता है। अभी गुडविल चोटी और कानूलर चोटी भी कहा जाता है। कानूलर चोटी भी इसको क्या है कहा जाता है। तो ये विंध्य पर्वत है, इसकी क्या है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी चोटी है ये, सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत जो है इसके दक्षिण में जो नदी बहती है ये क्या है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहती है। और ये क्या है, एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश का मतलब होता है भी एक तरह से दरार। ठीक है, दबा हुआ क्षेत्र, धसा हुआ जो क्षेत्र होता है वो भ्रंश होता है। और इसका जो ढाल है ना, इस क्षेत्र का जो ढाल है ये क्या है, पश्चिम की तरफ है। और ये क्या है, वी आकार की घाटी बनाती है। ये जो नर्मदा नदी और ताप्ती दोनों नदियां क्या है, वी शेप की घाटी बनाती है, वी आकार की क्या है घाटी बनाती है। उसके बाद में है आपका ये सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार भी क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है ये क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा झारखंड राज्य में हुई। ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़। तो इसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में है। 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। ये वाली जो पहाड़ी है, सबसे पहले वाली जो पहाड़ी है इसको क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, सतपुड़ा के नाम से जानी जाती है। दूसरे वाली जो है इसको राजपीपला बोलते हैं, अभी राजपीपला। तीसरे वाली जो है ये महादेव पहाड़ी है। ठीक है, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा, राजपीपला और महादेव, ये जो तीनों हैं, इस तीन का जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश में है। ये इन तीनों की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में है। ये जो अमरकंटक है, जो मैकाल पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ये जो अमरकंटक है या मैकाल पहाड़ी जिसको हम कहें, मैकाल पहाड़ी, ये क्या है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा के ऊपर स्थित है। अब अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, अभी धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। उसके बाद में जो मैकाल पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है। कई बार क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे ना तो ये अमरकंटक भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, अगर धूपगढ़ ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या है, अमरकंटक करना है। कई जगह कंफ्यूजन भी रहता है कि अमरकंटक जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो अमरकंटक जो है ये मैकाल पहाड़ी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अमरकंटक की विशेष क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं इस साइड, मतलब उत्तर की जो साइड है इस साइड 2 नदियां निकलती हैं और एक नदी क्या है, दक्षिण की तरफ निकलती है। अमरकंटक जो ये निकलती है महादेव पहाड़ी के बैतूल पठार से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे एक पठार है, बैतूल का पठार, महादेव पहाड़ी के नजदीक। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। तो अमरकंटक से एक नदी जाती है आपकी उत्तर की ओर, सोन नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, और एक नदी आती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये सतपुड़ा पर्वत की जो महादेव पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत की महादेव पहाड़ी, सबसे पहले सतपुड़ा, दूसरे नंबर पे क्या है राजपीपला, और तीसरे नंबर पे क्या है महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो आपकी क्या है,
ताप्ती नदी है भी, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित होने के कारण, ठीक है, ताप्ती व नर्मदा नदी दो नदियों की भ्रंश घाटियों में स्थित होने के कारण ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये एक ब्लॉक पर्वत बनता है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं भी 2 पर्वत दे देंगे आपको, 3 पर्वत दे देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे भी निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया इस साइड दे दिया, जैसे भी ये मेघालय का पठार में दे दिया कोई पर्वत, ठीक है, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला दे दी, ठीक है, या फिर कोई और इस साइड कोई अन्नामलाई, ठीक है, ये पहाड़ी पालनी पहाड़ी दे दी, ठीक है। तो इनमें से आपको आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्या है भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना ये क्या है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत होता है कि जो 2 भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित हो। भ्रंश का मतलब बीच दबाव क्षेत्र, जैसे ये भी आपका, ठीक है, ये आपकी मान लो ये आप नर्मदा नदी है और ये आपकी क्या है ताप्ती नदी। तो दोनों नदियां क्या है यहाँ बहती हैं इस साइड और ये गहराई में बहती हैं, अपनी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है, एक तरह से अपने भ्रंश में बहती है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, ठीक है, ऊपर उठा हुआ जो भाग है ये पर्वत है, ये वाला क्या है पर्वत है। तो 2 नदियों की भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित जो पर्वत होता है वो ब्लॉक पर्वत होता है, ठीक है, एक तरह से भ्रंशों के बीच में स्थित। तो इसको क्या भ्रंशोत भी कहा जाता है, भ्रंशोत पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है इसको क्या है भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। तो ये क्या है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की प्रमुख बातें हैं। इसका विस्तार जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये जो 3 पहाड़ियां सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव जो है ये क्या है मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। और यहाँ से जो महादेव पहाड़ी है यहाँ से जो नदी निकलती है वो है ताप्ती नदी और इसकी सबसे ऊंची चोटी सतभावना शिखर है और इसको क्या है गुडगिल चोटी या कानूलर चोटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। ये वाला जो है ये आपका क्या है यहाँ पे जो पर्वतीय श्रृंखला है उसका नाम है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में जो विशेष बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे क्या है ये पश्चिमी घाट है। ये ताप्ती नदी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी गिरती है अभी ताप्ती नदी। और ये क्या है आपका सबसे अंतिम जो पॉइंट है वो क्या है कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, कुमारी अंतरिक्ष भी बोलते हैं इसको। ताप्ती नदी के मुहाने से लेके दक्षिण में ये क्या है कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट जिसको हम बोलते हैं ये क्या है एक तरह से जैसे हम बात करें भी ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले इसकी स्थिति ये थी भाई दक्षिण अफ्रीका के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ था ये, ठीक है। मैंने कल बताया था कि गोंडवाना लैंड से अलग होगी ये भाग क्या है उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो ये वाला क्षेत्र इस साइड से क्या है जो आपकी अंगारा लैंड जो थी उसके साथ टकराया और परिणाम स्वरूप ये पर्वत हिमालय पर्वत वगैरह है इनका निर्माण हुआ। तो ये जैसे टूट के अलग हुआ इस तरह से क्या है ये टूट के अलग हुआ। तो टूट के अलग होगा तो ये क्या है ये एक तरह से ये जो क्षेत्र है ये क्या है एक ऊंचाई बन जाएगी, एक कगार सी बनेगी, यहाँ पे एक दरार सी बनेगी, ठीक है। फिर ये जो प्रभावित हुआ इस साइड जो प्रभावित हुआ तो इस साइड जो प्लेट थी उसको बोलते हैं हम यूरेशियन प्लेट और ये वाली जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है इसको इंडियन प्लेट बोलते हैं और ये वाली जो है ये क्या है यूरेशियन प्लेट के नाम से जानी जाती है। तो जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, ठीक है। जैसे ये क्या है इस साइड प्रभावित है और ये जो प्लेट जैसे इस तरह से गति कर रही है तो इस साइड अंगारा लैंड है, इस साइड क्या है आपकी इंडियन प्लेट है ये
गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो ये क्या भी एक तरह से इसके नीचे धस गई, तो नीचे धस गई तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसका ऊपर उठ गया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है ऊपर उठ गया इस तरह से। ये आगे वाला जो भाग है ये क्या है एक तरह से नीचा हो गया ये, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट ये इसके नीचे धस गया, तो ये जो आगे वाला जो भाग है उत्तर का जो भाग है, उत्तर पूर्व का जो भाग है ये तो नीचे धस गया, तो इसका जो ढलान है वो किस साइड हो गया, इस तरह हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है एक तरह से ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठ गया तो ये क्या है कि पर्वत की तरह से दिखाई देने लग गया, ठीक है। ये क्या बन गया है कि पर्वत की तरह से बन गया, जैसे ये टूट गया था गुहा और ये क्या है इस तरह से इसका ढाल हो गया, ये बन गया अभी आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो है थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है ये आपका क्या बन गया भाई पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो पूर्वी घाट है ना ये क्या है कम ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरह से क्या है ये कगार है, तो ये यहाँ से क्या है एक भ्रंश कगार के रूप में क्या है ये जो पर्वत है ये ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब देखो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये जो पहाड़ियाँ हैं तो इस पहाड़ियों से क्या है इस तरह से इस साइड नदियाँ निकली और नदियाँ निकली कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या है मैदान में बदल दिया, जलोढ़ जो आए और जलोढ़ जमा होने से इसके तटों के ऊपर क्या है जो मैदान बन गए जिसको हम तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं तटीय मैदान। तो जो अगली हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन में अगली जो इकाई पढ़ेंगे वो तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये क्या है 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको क्या है भारत की महान प्रायद्वीपीय कगार बोलते हैं। पूर्वी ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको क्या है भारत की महान प्रायद्वीपीय कगार, भारत की महान प्रायद्वीपीय कगार कहा जाता है। वास्तव में ये एक पर्वत नहीं है एक कगार है, ठीक है, भ्रंश कगार है जो टूटने से पैदा हुई है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पर्वत है हिमालय के बाद में भारत में क्या है सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय के बाद ये क्या है भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और पूर्णतः अगर भारत की बात करें, अगर पूर्ण रूप से हम भारत की बात करें तो पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर भारत में स्थित की बात करें तो हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसको 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जैसे हमने यहाँ मान लिया कि ये क्या है आपका गोवा, ठीक है। गोवा जो है गोवा को जैसे यहाँ से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये क्या है इसको दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ये दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर में और दक्षिण में। तो इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है ना इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री। सह्याद्री का मतलब होता है कि साथ साथ चलने वाली, ठीक है। मतलब ये जो तटीय मैदान है ये जो क्षेत्र है इसके साथ साथ चलने वाली जो श्रृंखला है वो क्या है सह्याद्री। सह्याद्री का मतलब साथ साथ चलने वाला, तो इसको क्या है सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और जो 16 डिग्री है ये इसको क्या है उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। उत्तर में क्या है यहाँ पे एक चोटी है, यहाँ पे एक पर्वतीय चोटी है महाराष्ट्र में और उसका नाम है कलसुबाई, ठीक है। क्या नाम है इसका कलसुबाई। कलसुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वैसे पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, ठीक है। अगर पूरे
पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुली, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर है। लेकिन हम अब इसको दो भागों में बांट रहे हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कलसुबाई है। और कलसुबाई के दक्षिण में क्या है? महाबलेश्वर चोटी है। यहाँ पे एक चोटी है पर्वतीय श्रृंखला पश्चिमी घाटी से ऊपर, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी, ठीक है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। यहां से एक नदी निकलती है महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी, ठीक है। ये आपकी क्या है? कृष्णा नदी निकल गई। उसके बाद में यहाँ नासिक में, यहाँ पे क्या भी नासिक की नजदीक त्रियंबक है, त्रियंबक पहाड़ी, ठीक है, त्रियंबक पहाड़ी। त्रियंबक पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जिसको क्या भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी नासिक के नजदीक त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और महाबलेश्वर जो चोटी है उससे कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। उसके बाद में क्या है? कर्नाटक में दो पर्वत चोटियां हैं, इसी पहाड़ी के ऊपर कर्नाटक में दो पर्वत चोटियां हैं। और एक पर्वत चोटी है उसका नाम अभी कुद्रेमुख, और दूसरी जो पर्वतीय चोटी है उसका नाम है ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये आपकी क्या है? कुद्रेमुख, और ये वाली क्या है? ब्रह्मगिरी। दो पर्वत चोटियां यहाँ पे क्या है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी जो है इसको पुष्पगिरी भी कहा जाता है। ब्रह्मगिरी जो पर्वत श्रृंखला है इसको पुष्पगिरी भी कहा जाता है, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी। और यहीं से निकलती हुई पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से जो नदी निकलती है वो आपकी क्या है? कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से निकलती है। उसके बाद में यहाँ एक पर्वतीय गांठ है, यहाँ एक पर्वतीय ग्रंथि है और जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है। ये क्या है? नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी जो पर्वत है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। इस साइड क्या है? आपका पूर्वी घाट है और इस साइड क्या है? पश्चिमी घाट है। तो नीलगिरी पर्वत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है, ठीक है। दोनों को क्या है? यहाँ पे मिलाता है। इस साइड से क्या है? पूर्वी घाट, और इस साइड से क्या है? पश्चिमी घाट। और यहाँ पे इसका जो विस्तार है ये 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, केरल राज्य में क्या है? इसका विस्तार है। नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो चोटी अभी आपकी डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा जो है, डोडा बेट्टा जो है ये क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। 2637 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक तरह से ये जो क्षेत्र है ना नीलगिरी वाला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, ये जैव विविधता के कारण भी जाना जाता है। क्या भी? जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के कारण भी क्या है? ये जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये क्या है? बायो रिजर्व क्षेत्र है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है? बायो रिजर्व के अंतर्गत आता है। यूनेस्को के हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है उसमें आता है। ये कुल 35 हॉटस्पॉट है जिसमें से 4 भारत में है, और उन 4 में से क्या है? ये नीलगिरी क्षेत्र है, ये क्या है? यूनेस्को के रिजर्व क्षेत्र, हॉटस्पॉट रिजर्व जो है उनमें आता है। हॉटस्पॉट रिजर्व वो होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ना अनेक प्रकार की
प्रजातियां मिलती हैं, जीव जंतुओं की अनेक प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, वनस्पति जीव जंतु इनकी क्या है अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं और वो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता पाई जाए, वनस्पतियां जीव जंतु उनमें क्या भी विविधता मिले, अलग अलग प्रकार की क्या भी प्रजातियां मिले उनकी, और वो प्रजातियां क्या भी खतरे उनके ऊपर क्या भी खत्म होने का खतरा हो, मतलब खत्म होने की कगार पे हो, तो ऐसा क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तप्त क्षेत्र कहलाता है। तो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है ये जैव विविधता के कारण क्या है प्रमुख है और जैव संरक्षित क्षेत्र है, यूनेस्को की सूची में है भी ये नीलगिरी पर्वत। सदाबहार वन है, इसलिए क्या है इसको साइलेंट वैली भी कहा गया है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत जो है इसको क्या भी साइलेंट वैली भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी भी अन्नामलाई पहाड़ी है, और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना दूँ 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, एक पहाड़ी है इसका नाम है अन्नामलाई। ठीक है, जैसे मैंने ये पहाड़ी बना दी, ये जो पहाड़ी है इसका नाम है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के यहाँ पे क्या है दक्षिण में जो पहाड़ी है उसका नाम है कार्डेमम, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी ये जो है इसको बोलते हैं भाई अन्नामलाई, अन्नामलाई। और इसके इस साइड जो है यहाँ है आपकी पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी जो है इसके ऊपर क्या है एक पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में एक पर्यटक स्थल है जिसको क्या है कोडाई कनाल बोलते हैं, कोडाई उसका नाम क्या है कोडाई कनाल। ठीक है, कोडाई कनाल। ये जो क्षेत्र है ये जो पहाड़ी है आपकी अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर क्या है सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी जिसको बोलते हैं, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी भी क्या है सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी व पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है डोडा बेटी है। इसी क्षेत्र में नीलगिरी तो पर्वत श्रृंखला है, इसी क्षेत्र में एक पर्वत पर्यटक स्थल है जिसको कौन सी पर्यटक स्थल है वो ऊटन मंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऊटन मंडल या ऊटी जिसको बोलते हैं ऊटी। ठीक है, ऊटी या ऊटन मंडल, ऊटन मंडल जो है वो भी क्या है यहीं पे है जो पर्यटक स्थल है वो। तो ये क्या है आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर कुछ दर्रे हैं, जैसे थाल घाट दर्रा है, घोर घाट दर्रा है, उसके बाद पाल घाट दर्रा है, और फिर यहाँ पे क्या है सेनकोटा गैप है। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे जो दर्रे हैं मैं बता दूंगी। थाल घाट जो दर्रा है तो इस साइड क्या है मुंबई है और इस साइड क्या है आपका नासिक है। तो थाल घाट जो दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। उसके बाद में अभी घोर घाट दर्रा, घोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, फिर है भी आपका पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा आपका क्या भाई कोच्चि को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में अभी सेनकोटा गैप, जो सेनकोटा गैप है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, केरल को मदुरई से जोड़ता है। तो ये क्या है यहाँ पे कुछ दर्रे हैं। और उसके बाद में बच गया आपका पुल्ली घाट, और फिर है भी आपके ये तटीय मैदान। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे।